अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने एप्लीकेशंस को देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। उसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात की और उसे के साथ जो पेंट्स में, डाइज में और क्लोथिंग में ये सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस को हमने देखा था। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेक्स्ट एप्लीकेशन को देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी का स्टूडेंट ये क्या इफ़ेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इसमें हम कहते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो लाइक डिज़ाल्व लाइक है, यानी पोलर सब्सटेंस पोलर में डिज़ाल्व होता है और नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंस में डिज़ाल्व होता है। लेकिन वाटर एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये वाटर ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सॉल्वेंट है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ डिज़ाल्व कर लेता है। उसमें ये ऑर्गेनिक को भी अपने साथ डिज़ाल्व कर लेता है, इनऑर्गेनिक को भी अपने साथ डिज़ाल्व कर लेता है। मोस्टली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक शुगर है, सक्रोज है, ग्लूकोज है। अब इनकी नेचर तो पोलर की नहीं है, लेकिन ये वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, डिज़ाल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक है लेकिन वाटर में डिज़ाल्व हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई इथाइल अल्कोहल इज कम्प्लीटली मिसिबल विद वाटर, या ये भी पूछ लेता है इथाइल अल्कोहल इज कम्प्लीटली मिसिबल इन वाटर, जस्टिफाई इट, इसको जस्टिफाई करो क्यों ये सॉल्युबल है। तो इसके लिए ये क्या वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुने, इथाइल अल्कोहल का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, इथाइल अल्कोहल, और ये वो वाला अल्कोहल है जिसको पाकिस्तान का शहीन पीता है और बुलंद परवाज उड़ने की बजाय फ्लाई ओवर के नीचे जाता है। यानी ये वो वाली अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो पीने वाली शराब होती है, इसे हम अल्कोहल बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डिज़ाल्व हो जाता है। इसका फार्मूला क्या है, C2H5OH। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, लेकिन उनमें से एक ही एक्टिव है जो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये वाटर के अंदर कंप्लीटली मिसिबल है। वाई रीजन की तरफ आते हैं। ये मेरे पास है, इसी को मैं आर ग्रुप भी कह सकता हूँ। ये ROH, ये फिर मैंने लिखा OH और ये H, OH और ये क्या आ गया R, फिर ये आ गया OH और ये H। ये इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन, यहाँ पे आपकी अगर हम बात करें तो ये 2 सेपरेट मालिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये 2 सेपरेट मालिक्यूल्स हैं और दोनों डिफरेंट टाइप की हैं। अच्छा, ये इथाइल अल्कोहल वाटर में कंप्लीटली मिसिबल है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। देखें, ये AH और ये क्या बन गया, B, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। AH और ये फिर क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। AH और ये फिर ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर है, और ये क्या है, अल्कोहल है। ये इथाइल अल्कोहल, अगर इथाइल अल्कोहल होगा तो हमने जस्ट क्या कर देना है, C2H5। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, C2H5। ये इथाइल अल्कोहल में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हैं, लेकिन इनमें से एक्टिव प्रोटिक एक ही है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। वो कौन सा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हाइड्रोजन, वो वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, जो कार्बन के साथ अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देगी। क्यों? ये इथाइल अल्कोहल की नेचर ऑर्गेनिक है, वाटर की नेचर ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन इथाइल अल्कोहल पानी में मुकम्मल तौर पर डिज़ाल्व हो जाता है, कंप्लीटली मिसिबल। रीज़न क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इसी के साथ अगले बात की तरफ जाऊं कि जैसे जैसे ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH। ये जो लोअर अल्कोहल्स हैं, ये सिर्फ लोअर अल्कोहल्स,
लोअर अल्कोहल्स ये हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल। जो हायर अल्कोहल्स हैं ये वाटर में क्या हैं, इनसॉल्युबल है। उसकी रीजन क्या है? अल्कोहल के अंदर दो पार्ट हैं, जनरल फार्मूला लिखूं तो ROH। वाटर में अल्कोहल सॉल्युबल है ड्यू टू OH ग्रुप। जैसे जैसे हायर अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो ये R ग्रुप बढ़ता जाएगा। जब R ग्रुप बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका अल्कोहल का नॉन पोलर पार्ट है। तो जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता जाएगा इसका मतलब है अल्कोहल जब हायर अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो उसमें R ग्रुप के बढ़ने की वजह से नॉन पोलर पार्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। नॉन पोलर पार्ट के इंक्रीज करने की वजह से वो डोमिनेट हो जाएगा और वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। सिर्फ लोअर अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल हैं जिनमें R ग्रुप जो है वो स्मॉलर होगा। इसी तरह हमारे पास जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी वाटर में सॉल्युबल है। मैंने इसी से अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स सॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। रीजन की तरफ आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है OH, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ क्या है, ये R है। ये वाला जनरल फार्मूला है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने कहा कि ये भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये भी किस वजह से होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ी सी हम इसकी पढ़ते हैं कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ज़रा देखें, ये RC डबल बॉन्ड OH, इसी के साथ मैं लिख सकता हूँ OH और ये H, ये वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इसके पास दो साइड्स हैं। कैसे, ये AH और ये क्या बन गया B। ये वाटर मॉलिक्यूल ने इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, क्योंकि OH ग्रुप मौजूद था तो इस OH ग्रुप में ये क्या बन गया AH और ये क्या बन गया B। इसकी वजह से इनमें क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये O एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये हाइड्रोजन अटैच है तो ये प्रोटिक है, एक्टिव है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और ये जब ऑक्सीजन आएगा वाटर के साथ तो उसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इसके अंदर डिजॉल्व हो गया। यहाँ पे एक दूसरा भी साइट मौजूद है। कैसे, ये HOH, अगर मैं इसको A कहूँ, ये H, तो क्या ये ऑक्सीजन लोन पेयर है तो इसके पास, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकता, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो क्योंकि ये भी साइट दे रहा है, ये तो चलो एक है, एक ना भी हो तो ये तो इसके पास ये भी है। ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। जैसे हमने देखा ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं लेकिन लोअर के, जब R कम होगा, जब R बढ़ता जाएगा तो इनका नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, फिर ये सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हो या हमारे पास अल्कोहल्स हो ये वाटर में सॉल्युबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल है। इसी तरह इसकी अदर एग्जांपल की तरफ बात करें, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उसकी रीजन क्या है, ये ऑर्गेनिक थे लेकिन वाटर में डिजॉल्व हो गए। क्यों, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स का में आपके पास आता क्या है, अल्केन आता है, अल्कीन आता है, अल्काइन आता है। अगर हम इनके तीनों के जनरल फार्मूलाज लिखें, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। ये हाइड्रोकार्बन्स पानी में किसी भी कंडीशन पे
हल नहीं होते, इनसॉल्युबल है। वाई? एक बात, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। दूसरी बात, इनकी नेचर जो है ये क्या है, नॉन पोलर है, और पानी की जो नेचर है वो क्या है, पोलर है। तो आपके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक, क्योंकि ये नॉन पोलर है और पानी क्या है, वो भी नॉन पोलर है, पानी क्या है, पोलर है, तो इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं होंगे। रीजन क्या है कि ये इनकी नेचर क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर है। उसकी नेचर और है, एक तो दो रीजन थी जो वाटर की इनको अपने साथ डिजॉल्व करता, एक कि ये पोलर है और ये हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर्स हैं, जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये उसको डिजॉल्व नहीं होंगे। लाइक डिजॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल इन्होंने फॉलो नहीं किया हाइड्रोकार्बन्स ने, तो ये पानी में, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में लिखता हूं, ये मेरे पास H है, OHH। देखिए इस हाइड्रोजन को, ये तो B है, यहां पे अगर मैं इसको A बनाऊं तो A की कंडीशन में हमारे पास कौन कौन सा था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या ये हाइड्रोजन इनमें किसी एक एटम के साथ कनेक्टेड है? नहीं, तो ये प्रोटेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से और नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में जो डिजॉल्व नहीं होते, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लींजिंग एक्शंस की तरफ कि क्लींजिंग एक्शन क्या है। जी स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन। हमें पता है कि हमारे पास जो हम क्लींजिंग पर्पस के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए सोप या डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं, वॉशिंग पर्पस में कपड़ों को धोने के लिए मुख्तलिफ स्टेन्स, ग्रीस के धब्बे या कोई ऑयल के धब्बे या इस तरह की चीज़ें जब स्टेन्स लग जाती हैं तो उनको कपड़ों को वॉश करने के लिए हम क्या उनसे चीज़ें यूज़ करती हैं, कपड़ों को वॉश करने के लिए हम क्लींजिंग पर्पस के लिए सोप या डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सोप या डिटर्जेंट्स जो हैं, इनका फार्मूला क्या है, जैसे मैंने ये सोप का फार्मूला लिखा तो इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक, ये सोप क्या है, ये फैटी एसिड के साल्ट्स हैं, लॉन्ग चेन सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप। सोप के अंदर हम बात करें तो दो पार्ट हैं, एक वाला ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं पोलर, और दूसरा ये जो होती है इसे हम बोलते हैं ये। इन दोनों पार्ट्स को हम नाम देते हैं टेल। ये पोलर एनाइन हेड होता है, ये दो पार्ट्स हैं, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन टेल। अब वाटर के हूँ या डिटर्जेंट्स के हूँ, इनके दो पार्ट्स हैं, इनके दो पार्ट्स हैं। एक क्या है, ये पोलर अनाइन हेड होता है, इसमें ये वाला पार्ट जिसमें नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, जिसे पोलर पार्ट कहते हैं, ये पोलर अनाइन हेड है। और दूसरा हमारे पास नॉन पोलर, ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ये कौन सा पार्ट है, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है, और ये क्या है, पोलर अनाइन हेड है। अब जो ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होती है, इसमें अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या बेंजीन के केस में बेंजाइल भी हो सकता है। ये नॉन पोलर है, और ये चेन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का नाम देती है। जब क्लींजिंग एक्शन होती है तो इसका ये जो पोलर पार्ट है, ये जो पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है वाटर के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, विद H2O। यानी जो पोलर अनाइन हेड है सोप का, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, और जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है, ये जो ग्रीस के धब्बे होते हैं या ऑयल वगैरह होता है, वो भी क्या होता है, नॉन पोलर, ये उसके साथ इंटरेक्शंस डेवलप करता है, और यूँ
क्लींजिंग जो होती है वो हो जाती है। उसमें जो हमारे पास पोलर पार्ट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ, वाटर के साथ, सोप का, और जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है ड्यू टू नॉन पोलर नेचर किसके साथ, जो ग्रीस ऑयल के धब्बे होंगे, क्योंकि उनकी नेचर भी नॉन पोलर है तो यूं उनके साथ इंटरेक्शन डेवलप होंगी और ये क्लींजिंग हो जाएगी। अब एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है इसको आपने समझना है कि जब हम किसी भी कपड़े को वॉश करते हैं तो ऊपर से हम रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। इंटरेस्टिंग बात भी है कि जब भी हम क्लींजिंग करते हैं कपड़े के ऊपर कोई दाग धब्बे लगे हों तो उसको ऊपर से रगड़ते हैं तो वो जल्दी वॉश हो जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सुने कि जब भी लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई कपड़ा था, कोई भी चीज़ थी, उसके ऊपर ये स्टेन लगा हुआ था, ये छोटा सा स्टेन, अब ये क्या है, स्टेन है, इसका जब साइज समाल है तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। इस पॉइंट को समझने के लिए कि रगड़ने के पीछे केमिस्ट्री क्या है, क्यों इसको रगड़ते हैं, उसको ऊपर से ब्रश वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से वो साफ जल्दी होता है, ब्रश वगैरह ना लगाओ तो वो ऊपर उसी तरह धब्बे स्टैंड्स रहते हैं। रीज़न सुनो, डेंसिटी, डेंसिटी कोई चीज़ नहीं, या तो ये मैस है या तो ये चार्ज है। मैस है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैस बाय वॉल्यूम। अगर चार्ज डेंसिटी है तो इसे हम ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसकी इक्वल होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब सुने, जब स्टेन का साइज समाल होगा, जब स्टेन का एरिया या वॉल्यूम साइज उसका समाल होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। और उसके चार्ज डेंसिटी देखें, ये डेंसिटी के साथ इसका जो रिलेशन है वो देखें, डेंसिटी जो हमने कहा चार्ज डेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सुने, जब इसका स्टेन समाल होगा तो चार्ज डेंसिटी, उसका एरिया कम है, जब एरिया कम है तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। जब चार्ज डेंसिटी हाई होगी तो उस स्टेन की कपड़े के साथ इंटरेक्शंस क्या होंगी, स्ट्रांग होगी। जब हम उसको रब करेंगे, यानी इसको हमने रब किया, इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। जब इसका साइज बढ़ गया, इसने एरिया ज़्यादा घेरा, तो जब इसने एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई किया तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि उसकी क्लोथ के साथ, कपड़े के साथ जो इंटरेक्शंस थी वो क्या हो गई, वीक हो गई, और इस तरह उसको निकलना क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये था हमारा क्लींजिंग एक्शन। सोप हो या डिटर्जेंट्स हो, इसको हम क्लींजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है, ये कैसे स्टेन्स या धब्बों को कपड़ों से रिमूव करते हैं, क्योंकि सोप या डिटर्जेंट्स के अंदर दो पार्ट हैं, एक उसका पोलर एनाइन हेड होता है, दूसरा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं पोलर पार्ट के साथ, जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन टेल्स के साथ। जी जितना नॉन पोलर सोप का नॉन पोलर पार्ट होता है वो नॉन पोलर ग्रीस, स्टेन्स, ऑयल्स के धब्बों के साथ अपनी इंटरेक्शंस डेवलप करेंगे, तो वो यूं उनको अपने साथ जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा और ये क्लींजिंग एक्शन हो जाएगा। और एंड पे मैंने ये बात की कि जब हम रगड़ते क्यों हैं, रगड़ते इसलिए हैं क्योंकि अगर स्टेन का साइज़ कम होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी कपड़े के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगी और उसको रिमूव करने में मुश्किल होगी। जब हम उसको रगड़ेंगे उसका साइज़, वो जगह ज़्यादा घेरेगा, वो एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज़ करने का मतलब ये है उसकी जो इंटरेक्शंस हैं क्लोथ के साथ वो वीक हो गई हैं और इस तरह उसकी रिमूवल में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ या क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने एप्लीकेशंस देखी, एक सॉल्युबिलिटी, एक क्लींजिंग। लास्ट पे हमारे पास तीन और फर्दर एप्लीकेशंस रहती हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन जो बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं, और तीसरा जो कोवलेंट हाइड्राइड्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का क्या इफ़ेक्ट है वो इंशाअल्लाह ताला कल के लेक्चर में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।